आप तशरीफ लेकर आई हैं तो आपको चाहिए था, आप कहती कि ये है मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की रसीदें, ये रसीदें इलेक्शन कमीशन जमा कर ले, अब हम अगली जमात से मुतालबा करते हैं। तो आपके मुतालबे के अंदर जो है वो वजन शामिल होता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये PMLN की रसीदें अभी तक क्यों नहीं आ रही। इनकी रसीदें इस वजह से नहीं आ रही कि मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट के अंदर ये माना हुआ है कि जिंदाल इनका जो है वो फैमिली फ्रेंड है, जिससे इनके जाती ताल्लुकात हैं। वो भाई जिंदाल भारत में रहने वाला, आप पाकिस्तान के रहने वाले, आपकी जिंदाल से दोस्ती का मियार क्या बन गया? क्योंकि आपका और जिंदाल का कारोबार जो है वो इकट्ठा है और आप अपनी पार्टी के अकाउंट्स का हिसाब इस वजह से नहीं दे पा रहे कि आपकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर जो है वो फॉरेन फंडिंग आई हुई है, आपकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया हुआ है, आपकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर किकबैक्स का, कमीशंस का पैसा आया हुआ है, आपकी पार्टी के फंड के अंदर ठेकेदारों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं। और ये भी वैसा ही केस निकलेगा। आप देखेंगे कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ का TT केस निकला, आप देखें कि उस TT केस के अंदर क्या चीज बाहर निकल रही है जी। बिल्डरों ने पैसा जमा करवाया हुआ, उनके नाम भी आ गए हैं, ठेकेदारों ने पैसा जमा करवाया हुआ है, किकबैक्स से जो है वो पैसे जमा हुए हैं। और ये फॉरेन फंडिंग का ताना देने से पहले आप खुद तो देख रहे हैं कि आपकी वालिद साहब समेत, नवाज शरीफ समेत, आपके 2 भाइयों समेत, आपके एक कजन समेत, सलमान शहबाज समेत सारी पार्टी फॉरेन में बैठी हुई है। आपको फॉरेन फंडिंग से क्या गर्ज है? आप तो रहना ही फॉरेन में पसंद करते हैं, आपके कारोबार फॉरेन के अंदर हैं, आपकी सारी मुल्क से लूटी हुई दौलत फॉरेन के अंदर है। और सबसे पहले इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग जिसने हासिल की थी वो नवाज शरीफ थे। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब रिकंसिलेशन के सफा नंबर 201 के अंदर ये लिखती हैं, बिलावल साहब अपनी आंखें खोलें, अपनी वालदा की किताब पढ़ें, पर्ची चेयरमैन अपनी वालदा की किताब पढ़ें और उसमें से देखें सफा नंबर 201 के अंदर कि फॉरेन फंडिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ली हुई है उसामा बिन लादेन से, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए। खालिद ख्वाजा इसके गवाह हैं, रहमत अफरीदी जो कि एडिटर फ्रंटियर पोस्ट के हैं वो इस चीज के गवाह हैं। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडरशिप, काजी हुसैन मरहूम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर आ चुकी हैं। लेकिन आप जो है इनकी फॉरेन फंडिंग आपको नजर नहीं आ रही। और ये अपना हिसाब देने से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की, इन्होंने एक उम्मीद लगाई कि हम इस्तीफे तो दे नहीं सकते, इस्तीफे दे के हुकूमत गिरानी थी, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने चले गए, सेनेट इलेक्शन लड़ने चले गए, कल को बल्दियाती इलेक्शन आ जाएंगे, ये वो भी लड़ने चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अवाम का वक्त साबित करते हैं। और मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी हैं। ये वही है जो कहती थी मेरी लंदन के अंदर क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली ट्रस्ट डीड जमा करवा चुकी हैं। और एक और झूठ पकड़ा गया, कहती हैं जी बैरी सी शनैप, उसका तो नाम भी नहीं इनको लेना आता, वो 1-2 घंटे लगे होंगे उस नाम को भी याद करने से पहले, और एंड पे उसका नाम बैरी सी शनैप है, उसको कहती है बैरी सी शिप। और भाई शिप नहीं है, शनैप है। और यही मसला है इनका कि इनको जो है वो अंग्रेजी की समझ कम आती है और उर्दू की भी समझ नहीं इनको आती। मसला इनका यह है कि कहती हैं जी कि यहां से अरबों रुपए की इसराइली फंडिंग आई। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को कि आपने, फजल रहमान ने इसराइली फंडिंग अब साबित करके दिखानी है। बैरी सी शनैप कौन निकला? कामों की गुजरावाले का रहने वाला जो कई दहाइयों से अमेरिका के अंदर मुकीम है, आसिफ चौधरी ओवरसीज पाकिस्तानी, जो $200 का सिर्फ फंड देता है। कितना देता है? $200 का। वो अपना चेक भी ले आया है सामने इनको दिखाने के लिए, और उसने ऑफर भी करवा दी है कि मैं टिकट देता हूं मरियम नवाज को, 5 स्टार होटल में बुकिंग भी करवाता हूं, आके बैरी सी शनैप से भी मिल ले कि क्या वो इमरान खान को जानता भी है या नहीं जानता, और उस बैंक को भी मिल ले जिस बैंक के अंदर ये मेरा चेक मौजूद है। तो इनको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने से पहले, कौम को गुमराह करने से पहले। तो ये भी एक जो है सर्टिफाइड झूठी जो है वो साबित हो चुकी है। और फजल रहमान जिनकी तो सारी जमात ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर है,
और क्या दिखाते हैं, आमदन कम है, अखराजात ज्यादा किए हुए हैं। फजल रहमान साहब, 19 जमातों को नोटिस जारी हो गया, 24 फरवरी को आपने भी अपनी चंदे की रसीदें दिखानी है। वो पैसा जिस पैसे से डीआई खान की प्रॉपर्टियां बन गई, चक शहजाद की प्रॉपर्टियां बन गई, अब आपको भी जो है वो भागने नहीं दिया जाएगा। और इसके अंदर बड़ी वाज़ेह चीजें सामने खुल के आ रही हैं कि ये दुम दबाकर जो है वो भागे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवा रही, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऑडिटर्स ने इनके अकाउंट्स जो हैं वो इनके ऊपर सवालात उठाए हुए हैं जिन्होंने जमा करवाए हैं। तो इन्होंने किसी चैलेंज को भी जो है वो अभी तक कबूल नहीं किया। और अगर आप सच्ची हो मरियम बीबी, मरियम सफदर, तो अगली तारीख के अंदर आपने खुद आना है और इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी पार्टी की जो है वो रसीदें लेकर आनी है और बताना है कि ये पैसा जो है वो किन जरायों से आया है। और बुनियादी चीज जो एक और कल से इन्होंने उठा रखी है वो है ब्राड शीट के ऊपर। ब्राड शीट जो है वो हकीकत के अंदर ये बताता है कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर एनआरओ की कीमत पाकिस्तान की आवाम ने अदा की है, जिसकी कीमत $30 मिलियन है। और ये ब्रॉड शीट जो है ये पूरी मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, इस ब्रॉड शीट के अंदर इनके फ्रॉड शीट बनी हुई है, इनके फराडों की तफसील लिखी हुई है, जो फराड इन्होंने इस कौम के साथ किए हैं, जो धोखे किए हैं, जो इस मुल्क के खजाने को लूटा है, वो उस ब्रॉड शीट के अंदर है। और कहते हैं कि अजमत शेख सईद को क्यों लगा दिया, वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और वो क्या नैब के चेयरमैन थे? क्या वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे? ना वो चेयरमैन थे, ना वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे। एतराज किस बात का है? एतराज इनको अजमत शेख सईद का नहीं है, एतराज इनको यह है कि इसकी तहकीकात क्यों हो रही हैं। और कहते हैं अपोजिशन से मुशावरत नहीं की, तो इनका मतलब है कि बिल्ली को दूध की रखवाली पर रख लें, चोरों से मुशावरत कर लें जिनके ऊपर केस है, जो इस कौम को जिन्होंने अरबों रुपए का टीका लगाया है उनसे मुशावरत कर लें। और अगर इनसे मुशावरत कर भी लें तो क्या गारंटी है इनकी कि चेयरमैन नैब इन्होंने मुशावरत से लगाया था ना, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मुशावरत से लगाया था। आज किस किस्म की ये जुबान नैब के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, चेयरमैन नैब के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके सामने है। फिर ये कहते हैं, आप ये देखें कि पनामा केस के अंदर इन्होंने हाजिर आला अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान को नहीं छोड़ा, उनकी फैमिलियों को नहीं छोड़ा, जजेस को बुग़्ज़ बड़ा कहा, जजेस के बारे में ये कहा कि हम जजेस के लिए और इनके खानदान के लिए जमीन तंग कर देंगे। ये इस किस्म की इनके रवैये हैं। तो आप जिसको मर्जी लगा दे, यहां पर अजमत शेख सईद साहब को, मोअज़्ज़िज़ साहब को, मोअज़्ज़िज़ जस्टिस रिटायर्ड को छोड़कर आप कोई फरिश्ता भी लगा दे तो उसके ऊपर भी इनको एतराज आ जाएगा, जब तक इनको यकीन ना हो कि कोई जस्टिस रिटायर्ड कयूम जैसा बंदा आके यहां पर बैठ गया है। ये चाहते हैं कि टेलीफोन के ऊपर ब्रॉड शीट का फैसला ले, लेकिन इमरान खान वजीर आजम है, इमरान खान आपको एनआरओ नहीं देगा। और साबित हो गया कि शहबाज शरीफ किस तरह सेटलमेंट करके गए, 7.3 मिलियन यानी $73 लाख नैब को अदा करके जाते हैं। और वो इफ्तिखार चौधरी जो राना सनाउल्लाह का कजन है, सबको पता है कि वो किस तरह इनके लिए केसेस को मैनेज करता था। राना सनाउल्लाह के जरिए ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। फैसलाबाद में खड़े हैं, फैसलाबाद के लोगों को इस बात का बखूबी पता है कि उसने कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा नैब को कि अभी पैसे दो, नए आर्डर की जरूरत नहीं है, मेरे आर्डर के ऊपर शहबाज शरीफ को पैसे वापस करो। ये सब लोग एनआरओ के अंदर मुलव्वस है, इन्होंने कौम का नुकसान किया है, कौम की जग हंसाई का ये साबित हुए हैं। तो लिहाजा इनकी तहकीकात होंगी और तहकीकात के अंदर जो है वो हकाइक सामने लेकर आए जाएंगे। फिर मैं इनको चैलेंज करने लगा हूं, मरियम सफदर को, बिलावल को, फजल रहमान को, कि अपनी रसीदें लेकर आए और आके बताएं कि इनके खातों के अंदर पैसा कैसे आया है। जैसे हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया है, 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, और जब वो रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंटों के साथ रिकनसाइल हो गया तो अकबर एस बाबर, जो कि इनकी कठपुतली बनी हुई है, अकबर एस बाबर
जो नून लीग की फंडिंग के ऊपर अपने मामला चला रहा है, जिसका गठजोड़ है नून लीग के साथ, वो दुम दबाकर स्क्रूटनी कमेटी से भाग गया। भगोड़े, तुम्हें 80 हियरिंग्स के बाद पता चला कि स्क्रूटनी कमेटी काम ठीक नहीं कर रही। जब स्क्रूटनी कमेटी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपके एतराजात के ऊपर 80 हियरिंग्स में उसने बैंकों को भी खतूत लिखे, बैंकों से जो रिकॉर्ड आया वो आपको भी दिखाया, आपने एतराजात भी उसके ऊपर उठाए, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जिसको पीटीआई ने डिसिप्लिनरी कार्रवाई के ऊपर पार्टी से निकाला हुआ था, वो शख्स जो है झूठा साबित हुआ और दुम दबाकर जो है वो भाग गया। अब इलेक्शन कमीशन के पास मामला है, इलेक्शन कमीशन इसका जल्द से जल्द फैसला करे और ये जो झूठा सियासी बयानिया बनाना चाहते हैं, इनके ऊपर सर्टिफाइड झूठे की जो है वो मोहर लग गई। अच्छा, बिलावल ने कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। एक जाने ब्रॉडशीट का मामला चल रहा है, दूसरी जाने फॉरेन फंडिंग का मामला चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद अगर पीपल्स पार्टी लेकर आती है तो नेक्स्ट फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद लाने वालों के ऊपर खुद अदम एतमाद हुई है। देखिए ना, पीडीएम बनी, पीडीएम खुद एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद करके बैठी हुई है। आप देखें कि फजल रहमान साहब ने कहा कि लाड़काना में डीसी लगा दो, उनका डीसी नहीं लगा, वो अपनी कमाई के चक्कर में थे। फजल रहमान साहब आजकल बहुत बड़े बेरोजगार हैं, आपको पता है। उन्होंने अपना भाई भी लगवाया, कराची के अंदर डीसी लगवाया, और हमें पता है कि कितनी मिन्नत समाजियत और कितनी लड़ाई झगड़े के बाद, तरले मिन्नतों के बाद लगा। उनको यह था कि चलो भाई लग जाएगा तो वो कमाई शुरू कर देगा, लेकिन वहां से भी इनकी कमाई बंद हो गई, उसको भी वापस जाना पड़ गया। वो लाड़काना नहीं गए, बिलावल इलेक्शन कमीशन में नहीं आए, बन्नू नहीं गए, मरियम मालाकंड नहीं गई, तो ये खुद एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इनको चेयरमैन सेनेट की अदम एतमाद वाली बात भूल गई है। इन्होंने तो कई बार कोशिश की कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, फैटफ के बिल के अंदर अपने इनके अराकीन मौजूद नहीं थे, इनके अराकीन ने इनके ऊपर अदम एतमाद की हुई है। और अवाम का जो एतमाद है वो वजीर आज़म इमरान खान के साथ है, और इंशाल्लाह इन चोरों को, चक्कों को, लुटेरों को इंशाल्लाह हम पैसा भी निकलवाएंगे और जेलों की सलाखों में भी ये जाएंगे। सर, ये बताइएगा कि ब्रॉडशीट मामले में जो नाहिद हुई है, अरबों का नुकसान हो, उसमें फौज के जनरल मुलव्वस है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी तो गवर्नमेंट करे? देखिए, हमने तमाम जो 200 लोगों का जिनका नाम लिस्ट के अंदर आया है, ये तहकीकाती कमेटी बनाई ही इस वजह से गई है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो मुलजिम नंबर 1 है वो नवाज शरीफ है, जो एनआरओ का बेनिफिशरी है, शहबाज शरीफ है जो एनआरओ का बेनिफिशरी है, आसिफ अली जरदारी है जो एनआरओ का बेनिफिशरी है, जिसके वजीर कानून फारूक एच नाइक ने एक गलत पेमेंट की, उसके बाद इन्होंने केस ठीक तरीके से नहीं लड़ा। मुस्लिम लीग नवाज है। आप देखें कि पनामा केस का जब चल रहा था उसी वक्त इसका फैसला आया। ये इतने शातिर लोग हैं जिन्होंने मीडिया को भी उसकी हवा नहीं लगने दी, पता नहीं चलने दिया कि बैरूने मुल्क आर्बिट्रेशन का फैसला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आया हुआ है। ये इस तरीके से जो है वो कौम का नुकसान करते रहे। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी कार्रवाई, इसी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रोकने के लिए 6 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है ना वो अप्रोच किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो पोलिटिकल पार्टी को जो है ना अकाउंट को चेक कर सके। तो अभी ओपन हियरिंग का जो किया जा रहा है तो कितना तजाद हुआ है? देखिए, बात यह है कि हमने कभी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रुकवाने की बात नहीं की। हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि जब कोई पिटीशन लेकर आता है तो सबसे पहले वो देखा जाता है कि उस पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी भी है, ये सुनी भी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती। जब से इलेक्शन कमीशन ने 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनाई, हम स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं। और उससे पहले आपकी तलाक क्लियर से सब लोगों के लिए जो ये बात 6 साल की जाती है, 2016 में तो हनीफ अब्बासी अकबर असबाबर की इसी पिटीशन को लेकर चले गए थे। 1.5 साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चलता रहा। जब फैसला आया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने आगे पेशरफ्त की और स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। और जो ये सोच रहे थे कि पार्टी को डिस्क्वालीफाई कराएंगे, पार्टी को बैन लगवाएंगे, इनकी इतला क्लियर है कि कानून पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 17(2) पढ़ लें, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 15 पढ़ लें। वो ये कहती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है तो वफाकी हुकूमत डिक्लेरेशन जारी करती है, 14 रोज के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट भेजती है।
अगर इनको इतना ही यकीन था, ये भी मेरा सवाल मरियम से पूछ ले, इतना ही यकीन था इनको कि फिर ये 2014 से 2018 तक हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की थी, वफाकी हुकूमत इनकी थी, ये रेफरेंस बनाते, सुप्रीम कोर्ट को भेजते। इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल 6 पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2000 का आर्टिकल 6(3) की शिक के तहत ममनुआ फंडिंग का केस को सुन रहा है और उसका इनको भी सामना है, इन्होंने भी जवाब देना है। सर, जैसे मरियम नवाज साहिबा नाम लेती है इसराइल और भारत का, तो क्या आपके पास कोई नाम है जो आप अपोजिशन पार्टी का? आए ऐसी सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। जब भारत का नाम लेते हैं तो उस वक्त अंकल मोदी को भूल जाते हैं, जिस अंकल को ट्वीटें कर करके शुक्रिया अदा करती थी कि ये शालें आई हैं, जिस अंकल को अपने घर की शादी पे 100 लोगों को बगैर वीजे से बुलाती थी, वो अंकल मोदी की जब भारत या बीजेपी की बात करती है तो अंकल मोदी के हलफनामे के ऊपर नवाज शरीफ गए थे। मरियम बीबी के जो अंकल मोदी हैं उनके हलफनामे पे नवाज शरीफ गए, हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिले थे। वही अंकल मोदी रायबंड आ गए थे, वहां पर कोई स्टेट ऑफिस का बंदा नहीं था, वहां पर पता नहीं क्या बातचीत हुई, किसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं की। इसी तरीके से रियासती इदारों के खिलाफ बयानियां देख लें। और एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो इनसे को पूछता नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान तालिबान है, दूसरी तरफ कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, एक तरफ कहते हैं इमरान खान फैशिस्ट है, एक तरफ कहते हैं ये कठपुतली है, या फैशिस्ट हो सकता है या कठपुतली हो सकता है। एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान को सिलेक्टर्स लेकर आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इमरान खान जो है वो दुश्मन मुल्कों से फंड ले रहा है। और भाई आपका बयानिया क्या है, आप फैसला कर लें। क्या जो है मुल्क दुश्मनों का एजेंडा यही है ना, पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना ताकि मुल्क कमजोर हो। तो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, दूसरी तरफ जो है वो बैरूनी कुव्वतों का मोहरा है। तो आपका बयानिया क्या है? आप खुद कंफ्यूज है, खुद तजाद है आपकी बातों के अंदर। बहुत शुक्रिया।